हेलो एवरीवन, जैसा देख रहे हैं कि हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का अगला पार्ट को। और जो भी स्टूडेंट मेरा पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं कृपया जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा हिस्ट्री का टॉप 1 से लेकर के पहला पार्ट में 10 क्वेश्चन, फिर दिया रहेगा 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन। आज इसका तीसरा पार्ट है। इसमें आज हम आप लोग को बताएंगे 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन, फिर इसी तरह से टोटल 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन रहेगा। 70 क्वेश्चन अगर जो आप लोग देख लीजिएगा तो शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा और फिर हिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम आप लोग के लिए रेगुलर हर एक विषय का वीडियो अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है। आर्थिक मतलब होता है जीविकोपार्जन करने के लिए, पैसा प्राप्ति करने के लिए जो काम किया जाता है वो होता है आर्थिक, है ना। प्रशासनिक मतलब होता है जो कि पंचायत ब्लॉक लेवल पर जो काम होता है वो होता है प्रशासनिक। तो इस क्वेश्चन दिया है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है। तो क्या दिया है, ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था दोनों का देश के विकास में अलग अलग योगदान है। ग्रामीण व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन है, जबकि नगरीय व्यवस्था उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगर जो आर्थिक दृष्टिकोण का बात किया जाए तो शहर और गांव में क्या अंतर है। तो आर्थिक की बात किया जाए तो गांव का प्रमुख आधार जो होता है, प्रमुख जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए इसका प्रमुख आधार जो होता है, किस पर लोग निर्भर रहते हैं, तो कृषि पर रहते हैं, पशुपालन पर रहते हैं। लेकिन अगर जो शहर की बात किया जाए तो शहर में लोग किस पर निर्भर रहते हैं, तो उद्योग पर, व्यापार पर और सेवा क्षेत्र पर, है ना। सेवा क्षेत्र मतलब रेलवे, ये सब आ गया, परिवहन, ये सब। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांव में पंचायत होता है, ब्लॉक की व्यवस्था होती है। गांव में पंचायत होता है, मुखिया होता है, ये सब होता है, ब्लॉक होता है। और शहर की बात किया नगर निगम, नगर परिषद, ये सब होता है, चेयरमैन होता है, महापौर, उप महापौर, ये सब होता है ना। तो ये हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से। आर्थिक की बात किया जाए तो लोग किस चीज से जीविकोपार्जन करते हैं, लोगों का कैसे रहन सहन होता है, किस पर निर्भर रहते हैं, कैसे अपना जिंदगी चलाते हैं। तो गांव में हम लोग देखते हैं क्या कि लोग किसी पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर, पशुपालन पर। और शहर में देखते हैं उद्योग, व्यापार, ये सब पर निर्भर रहते हैं। दोनों ही व्यवस्था एक दूसरे पूरक है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। गांव और शहर दोनों देश के विकास में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए ना, मुख्य बिंदु बहुत जरूरी होता है। ऐसा मुख्य बिंदु हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर जो इतना लंबा क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं रहे, इतना लंबा क्वेश्चन याद नहीं रहे तो ये सब क्वेश्चन भी देखिए और समझिए और इससे अपने ढंग से आंसर बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, सही ढंग से पता होना चाहिए। ग्रामीण में क्या है, कृषि आधारित। नगरीय में क्या है, औद्योगिक आधारित। पंचायत और नगर निगम व्यवस्था दोनों एक दूसरे क्या है, सहायक है। गांव और शहर दोनों क्या है, एक दूसरे के सहायक ही होते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह दिया है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। आप लोग सोचते होंगे कि सब क्वेश्चन कितना हद तक इंपॉर्टेंट है। अगर जो अभी के अनुसार से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा सिलेबस जो है, नया सिलेबस देखिएगा, थोड़ा सा इजी किया है, हल्का किया है। और नया सिलेबस इजी करने का कारण है कि अधिक से अधिक बिहार बोर्ड भी चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चा उसमें उत्तीर्ण हो, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की दो विभिन्नताओं को उल्लेख करें। गांव और नगर के जीवन शैली में क्या अंतर है। तो जीवन शैली की बात किया जाए, गांव का जीवन सरल और सिंपल है, प्राकृतिक है, जबकि शहर के जीवन आधुनिक और व्यस्त जीवन होता है। गांव के लोग काफी सरल रहते हैं, प्राकृतिक जिंदगी में जीते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, लोग ठंडी ठंडी हवाएं, खेत खलिहान। और शहर में क्या होते हैं, आधुनिक व्यवस्था होती है, पूरा एकदम परिवहन पूरा है, तो पूरा बड़े बड़े मकान है, आधुनिक ढंग से जीते हैं। इनका जीवन शैली भी अलग अलग होता है। आजीविका, गांव में लोग खेती पशुपालन करते हैं, जबकि शहर में लोग उद्योग, नौकरी, व्यवसाय, ये सब पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया। गांव में लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, शहर में क्या है, उद्योग होता है, व्यापार होता है, नौकरी किया जाता है।
गांव में सामाजिक संबंध गहरे होते हैं। अगर जो देखते होंगे गांव में किसी भी चीज एक व्यक्ति का दिक्कत हो जाता है तो क्या होता है, सभी लोग आ जाता है उसमें, सब लोग सपोर्ट करता है, सब लोग समर्थन करता है। और शहर में व्यक्तिवाद होता है। शहर में कौन लोग रहते हैं, जो गांव से शहर में आके बसते हैं, तो उसमें व्यक्तिवाद होता है, एक व्यक्ति की प्रधानता होती है। अब देखना मुख्य बिंदु, गांव में कृषि आधारित जीवन चलता है, शहर में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, ग्रामीण सादगी और शहर आधुनिक, ये इसका अंतर है ना। बस ध्यान देना दोनों में क्या क्या अंतर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। याद कीजिए उस समय जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों गुलाम था और अंग्रेज हुकूमत हमारे देश पर चलती थी। हमारे देशवासियों के साथ तरह तरह के अत्याचार किया जाता था। आओ जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, काला कानून के बारे में बता दिए पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो उसमें बताया क्या कि अंग्रेज लोग कितना अत्याचार कर रही है भारतवासी लोगों पे, बाहर से दूसरे देश से आकर के हमारे भारत देश पर अत्याचार कर रहा। तो समाचार पत्र क्या करता था, तो समाचार पत्र क्या करता था, वही जो घटना भारत वालों लोगों के साथ घट रही है उसको समाचार पत्र में क्या करता था, दिखाता था। तो और जो अंग्रेजों की गलत गलत नीतियां थी भारतवासियों के विरोध में, उसको उजागर करने का काम भी करता था। जब स्वतंत्रता के बाद भी यही सिलसिला चलते रहा। बहुत सारे समाचार पत्र जो थे भारत की जो दुर्गति थी, जो दशा है, उसके बारे में बताते था कि भाई आज इस शहर में क्या हो रही है, इस गांव में क्या हो रही है, सरकार कौन सा नियम बनाया, कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, ये समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग को पता चलती है। तो समाचार पत्र क्या है, स्वतंत्र भारत में प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। यह जनता और सरकार के बीच सेतु काम करता है। जनता की बातों को सरकार के पास रखता है और सरकार की बातों को जनता के पास पहुंचाता है। सेतु बना दिया, पुल बना दिया, जनता के बात सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास जनता के पास जाएगा। प्रेस देश की नीतियों, योजनाओं और घटनाओं की जानकारी देता है तथा भ्रष्टाचारी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। कौन सा नीति देश में आया है, कौन सा योजना बना है, कौन सी घटना घटित हो रही है, कहां बम गिरा, कितने लोग घायल हुए, सरकार ने कौन सा नीतियां लाई, ये सब के बारे में कौन बताता है, कौन बताता है, प्रेस बताता है। भ्रष्टाचार अन्याय अगर कहीं होता तो उसके खिलाफ भी प्रेस क्या करता है, आवाज उठाता है। समाचार पत्र क्या करता है, आवाज उठाता है। यह जनमत निर्माण में सहायक है और नागरिकों को जागरूक बनाता है, लोगों को जगाता है कि जागिए, देश के बारे में जानिए, देश में क्या हो रहा है, अपना अधिकार को पहचानिए। तो ये प्रेस की बड़ी भूमिका। आज डिजिटल मीडिया के आने से प्रेस पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ गया। पहले क्या होता था, रेडियो पे लोग समाचार पत्र सुनते थे, उससे ही पहले क्या होता था, अखबार चलता था, अभी भी अखबार चल ही रहा है। लेकिन अब सबके पास डिजिटल दुनिया आ गया, मोबाइल आ गया, डायरेक्ट अगर हम आराम से आज तक लगा दो, अंजनाम कश्यप आ गई, बोलने चालू कर दी, मेरे भारतवासियों आज ऐसे हुए, नरेंद्र मोदी वहां गए, वहां किया, क्या हुआ, कहां बम गिरा, कहां बम नहीं गिरा, कौन सरकार जीत रही है, कौन सरकार किसके साथ है। लेकिन आजकल क्या है, गोदी मीडिया हो गया गोदी मीडिया सरकार का। और मीडिया तो हद हो जाता है, मीडिया क्या करेंगे, 5 ऐसे खबर बताती है, 5 मिनट में 100 खबरें, 5 मिनट में 100 खबरें, थंबनेल लगा दिया यूट्यूब पे, 5 मिनट 100 खबरें, क्लिक किए हम लोग, पहुंच गए। और कैसे बताता है, वो क्या करेगा, वो क्या दिखाएगा कि नरेंद्र मोदी मिले ट्रंप से, एक खबर, वही खबर दूसरा बताएगा ट्रंप भी मिले नरेंद्र मोदी से, तीसरा खबर नरेंद्र मोदी को देखकर ट्रंप मिलकर ट्रंप हो गया खुश, चौथा खबर नरेंद्र मोदी गए अमेरिका, पांचवा खबर अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री मिले। एक खबर को घुमा दिया और 100 खबर उड़ा दिया।
उनके पास ये ऐसा ऐसा करता है और देश की सच्चाई को नहीं दिखाता है। खैर वो सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कितने सारे मीडिया है जो देश की सच्चाई भी बताने का काम करता है ना, जिसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। क्या है प्रेस? क्या लोकतंत्र का रक्षक है, जन जागरण सूचना का माध्यम है, सरकारी नीतियों का समीक्षा करता है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा और ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा, सर्व मतलब सभी, हारा मतलब हारा, जो सब ओर से रहे हारा उसे कहते हैं सर्वहारा। अब देखना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, सर्वहारा वर्ग में कौन होते हैं? अब माइंड में ये बात आती है, सब ओर उससे कौन हारा रहता है? जिसके पास पैसा तो हारा रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा तो भाई चलो उसके पास तो मौज ही मौज है, न देश बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, वही चीज होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सब ओर से हारा, मजदूर लोग, आम मजदूर, किसान लोग, बेचारे उसके पास पैसा कितने कमी हो जाता है। तो वही कहा सर्वहारा वर्ग है क्या। और अगर जो देखिए क्वेश्चन में बहुत बारी क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो सर्वहारा वर्ग तात्पर्य है उन मजदूरों और श्रमिकों से है जिनके पास अपनी संपत्ति या उत्पादन के साधन नहीं है, अपनी संपत्ति भी नहीं है और बिजनेस करने का साधन भी नहीं है। वे फैक्ट्रियों, खानों तथा खेतों में मेहनत करते हैं और मजदूरी के रूप में जीवन यापन करते हैं। वे लोग क्या करते हैं जिसके पास अपने पूंजी नहीं होती है, संपत्ति नहीं होती, वे क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में, खानों में, खेतों में मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग को क्रांति का नेतृत्व करने वाला वर्ग कहा है। कार्ल मार्क्स थे, जर्मनी के थे। जब आप लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़िएगा तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने क्या कहा, क्रांति का नेतृत्व करने वाला किस वर्ग को बताया है, सर्वहारा वर्ग को। सर्वहारा वर्ग ही क्रांति किया। देखिए रूस में क्रांति क्यों हुआ था, मजदूरों को दयनीय स्थिति, किसानों को दयनीय स्थिति हो गया, किसान लोग, मजदूर लोग क्या किए, जार न्यूक्लियस द्वितीय के समक्ष में क्या किए, आंदोलन शुरू कर दिए। तो ये सब चीज होता है। सर्वहारा वर्ग समाज में श्रम का प्रतीक है, समाजवाद की नींव इसी वर्ग पर रखी है। तो अब सर्वहारा वर्ग क्या है, तो समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम, गरीब, मजदूर, किसान ये सब आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। गरीब, किसान, मजदूर लोग आते हैं, वो क्या हो गया, सर्वहारा वर्ग। मुख्य बिंदु क्या हो गया, बिना संपत्ति वाले मजदूर, श्रम से जीवन यापन करते हैं, समाजवाद के समर्थक है, मार्क्सवाद का प्रमुख वर्ग सर्वहारा वर्ग है ना। ये सब चीज को समझ में आ रहा ना, ये सब चीज को ध्यान देना, ठीक है। बाकी अगर इसका पीडीएफ की बात किया जाए या फिर ये सब चीज, तो अगर जो चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है शिक्षा सागर, शिक्षा सागर 9 टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, देखिए सारा पीडीएफ अपलोड रहेगा, आराम से वहां जाकर देख सकते है ना। ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है तो इससे ले सकते हैं, है ना। ऐसे आप लोग तो पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या है। हम बाकी कोशिश करेंगे सारा चीज कंप्लीट होते चला जाए, है ना। अब देखिए भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण क्या है, भू मतलब पृथ्वी, मंडल मतलब मंडली बनाकर, भू मतलब पृथ्वी, मंडल मतलब मंडली बनाकर, एकीकरण मतलब एक हो जाना। जब पूरी दुनिया एक मंडली बनाकर किसी उद्देश्य के लिए जब एक हो जाती है तो भूमंडलीकरण होती है। एग्जाम में इसी लिखना है कि मंडली बना देता है, नहीं, एग्जाम में जो लिखना हो तो हम देखेंगे, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था आपस में मिलती है, जब एक देश दूसरे देश में जाकर के अपना व्यापार करता है, वो क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। वही होता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जोड़ना। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना, क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे विश्व में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इंटरनेट से तेज
बनाया जाता है। हालांकि इससे रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन स्थानीय लोग उद्योगों पर नकारात्मक असर भी पड़ा। भूमंडलीकरण से क्या रोजगार मिला? अगर दूसरे देश से कंपनियां अगर जो हमारे देश में आती है, तो हमारे देश के किसान क्या करता है? हमारे देश का मजदूर क्या करता है? उस कंपनी में जाता है काम करने के लिए, और कंपनी में जब काम करने के लिए जाएगा तो उसको तो रोजगार मिलेगा, और जब उसको रोजगार मिलेगा तो फिर उसका रोजगार चलेगा, तो रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन स्थानीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव, मान लिया जाए किसी का बिजनेस है, पहले क्या हाथ हाथ ला पंखा देखे हैं? हाथ का पंखा देखे हैं? हाथ का पंखा एकदम पहले क्या करता था ऐसे से, मतलब हम लोग का दादी लोग मम्मी लोग सब क्या करती थी, पंखा ना हाथ का बना हुआ। और अब क्या हो गया? डिजिटल पंखा आ गया है ना, आराम से सेट कर दो, चला दो, चलते रहेगा। सब घर में पंखा, अब देखते हैं हाथ का पंखा नहीं रहता है। तो बहुत बड़ा कंपनी आया, सब आविष्कार कर दिया, और जो छोटे छोटे उद्योग वाला जो थे, जो बेचारे लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाते थे, वो सबका दिक्कत हो गया। वही होता है, स्थानीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसमें एक चीज और आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आया है ना, एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन इसलिए अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप पूछ दिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, अब तो आप बोलेगे सर आप तो भूमंडलीकरण बता दिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो सही सर बताए नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होता है? देश के वैसा कंपनियां, बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत सारा, बहुत जगहों पे, राष्ट्रीय मतलब एक देश के साथ दूसरे देश में। तो वैसी कंपनियां जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश में भी उसी कंपनी होती है, वो क्या होती है? बहुराष्ट्रीय। कोको कोला क्या है? कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। सैमसंग, सैमसंग क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारत में भी है, दूसरे देश में भी सैमसंग का कंपनी है ना, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया। तो ये होता है। इसमें देखिए मुख्य बिंदु क्या है? विश्व को एक आर्थिक इकाई बनाना है ना, भूमंडलीकरण। व्यापार तकनीक का प्रसार हुआ, एमएनसीएस की प्रमुख भूमिका, लाभ और हानि दोनों हुआ भूमंडलीकरण आने से। ठीक है, ये सब टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में ज्यादा बार आता है भूमंडलीकरण, बहुत बार देखिएगा ये सब क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग भूमंडलीकरण, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या भूमिका रही? देखिए ऑस्ट्रिया ना इटली और जर्मनी के दोनों के एकीकरण में बड़े बाधा पहुंचाया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? कुछ क्षेत्र इटली को जीत लिया और अपने आप में मिला लिया, और क्या किया? जर्मनी को का कुछ क्षेत्र को जीत लिया और अपने आप में मिला लिया। अब इटली को बेचारा दिमाग का दही बन गया, एकीकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन जर्मनी में कहा है बिस्मार्क, बिस्मार्क के बारे में आगे हम बताएंगे। तो क्या किया? रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। रक्त तो बह जाए, लेकिन बिस्मार्क कहता था अपना देश को हम एक करके ही रहेंगे, आजाद दिला के ही रहेंगे। तो बिस्मार्क क्या किया? 1866 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया हो गया लाचार, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और ऑस्ट्रिया को हरा करके वो जो हड़पा हुआ था संपत्ति ऑस्ट्रिया जर्मनी का, वो क्या किया? छीन लिया उससे, उस पर कब्जा कर लिया। इटली देखा कि भाई अब जर्मनी ऑस्ट्रिया को हराइए दिया है, तो युद्ध किया। ऑस्ट्रिया तो कमजोर तो पड़ गया था। इटली भी क्या किया? उसके साथ युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ, और वो भी उसको हरा दिया, और अपना वो क्या किया? अपना संपत्ति। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ऑस्ट्रिया की भूमिका यही रही कि दोनों क्षेत्र हार गया, और इटली जर्मनी क्या हुआ? एक हो गया। तो ये ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में रुकावट पैदा की। इटली कई भाग ऑस्ट्रिया कब्जे में थे, जिसमें इटली एकजुट नहीं हो पा रहा था, जो हम बताए थे, कुछ कब्जा किया हुआ था, है ना ऑस्ट्रिया। जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया ने प्रशासक नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया उसका बात नहीं माना। तो क्या किया? इसके बाद बिस्मार्क ने आया 1866 में, ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग साफ किया। इसी तरह इटली में काउंट काबुल गरीबाल्डी ऑस्ट्रिया को हरा क्या किया? एकता स्थापित किया। मुख्य बिंदु क्या है? ऑस्ट्रिया की शत्रुतापूर्ण नीति,
ऑस्ट्रिया सबसे शत्रु बना हुआ था। इटली के क्षेत्रों में पर कब्जा, 1866 में पराजय, एकीकरण की राह खुली। ये सब मुख्य बिंदु दे रहे हैं, जो ये सब भी थोड़ा सा याद कीजिएगा तो अपने क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखने अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन इसी के बारे में बोल रहे थे ना अभी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में तो आता ही है, साथ में 5 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। इसको अपना ढंग से आप लोग बना करके लिखना पड़ेगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन दे। जर्मनी एकीकरण किया, बिस्मार्क बड़ा ही खतरनाक नेता था, कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब नीति बनाने में बड़ा ही तेज था, तरह तरह की नीति बनाता था, स्वप्नदर्शी था, दूरदर्शी था, दूर तक सोचता था, दूर तक सोच रखने वाला था। कौन? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जर्मनी की एक किया, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बड़ी बड़ी भूमिका रहा और बिस्मार्क के कारण ही जर्मनी एक हुआ। 3 युद्ध लड़ा था बिस्मार्क और तीनों युद्ध जीत गया। सोच लो, तब जाकर के जर्मनी एक हुआ। तो आता है बिस्मार्क जर्मनी के लौह पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। जर्मनी छोटे छोटे राज्य था, सबको मिला दिया और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति, खून बह तो बह जाए लेकिन मेरा देश आजाद होकर रहेगा। ऐसे वीर हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी थे। और क्या किया? 3 युद्ध लड़े। कौन कौन? किसके साथ? डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस से युद्ध लड़े। किस्मत खेल देखो, राजनीति देखो, कूटनीति के देखो और नीति उनका देखो, कितना अच्छा नीति था। तो क्या हुआ? ये तीनों युद्ध जीत गए। और 3 युद्ध जीत गए तो अब क्या हुआ? 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और कैसर विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। 1871 ईस्वी में फाइनली क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिस्मार्क की कुशल कूटनीति और दृढ़ निश्चय से जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ। बिस्मार्क बड़ा ही दृढ़ निश्चय किया कि जर्मनी के एकीकरण कर लेंगे। यो कभी नहीं घबराया कि फ्रांस उस समय 1871 समय में फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र था, फिर भी सोचो फ्रांस को हरा दिया। तभी जाकर के क्या जर्मनी का एकीकरण हुआ। लौह पुरुष था बिस्मार्क, 3 युद्ध को रणनीति बनाया, 3 युद्धों की रणनीति। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कूटनीतिज्ञ जो नेतृत्व था इसका, बिस्मार्क का। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ आगे ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 28 ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? बिहार किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। एक टिप्पणी लिखना, बिहार किसान आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी कहीं से किए थे? तो बिहार से। बिहार हमेशा हर चीज में आगे रहा है। अभी खैर जो भी स्थिति बिहार की हो, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। तो अब इसमें क्या देखना है कि जब 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके बिहार आए, तो बिहार आए तो 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में क्या कहां पहुंचे? 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गए। बिहार के चंपारण में गए। कौन? महात्मा गांधी। तो बिहार के चंपारण में गए तो वहां से किसान को से मिले। किसानों से पूछताछ के क्रम में उनको पता चला क्या? किसानों से अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। नील की खेती, नील खेती में पता क्या होता है? नील खेती में अगर नील खेती होता था ना तो जमीन बंजर हो जाता था। नील खेती कर दिए, उसके बाद उस पर यदि चावल खेती, धान उपजाएंगे और गेहूं उपजाएंगे तो फिर नहीं उपज पाता था अच्छा से। भूमि एक तो बंजर हो रहा, अलग हो रहा। और नील खेती जबरदस्ती करवाता था। कौन? अंग्रेज लोग नील खेती जबरदस्ती करवाता था और उसको पैसा भी उतना नहीं देता था, मेहनत का पूंजी भी नहीं देता था। तो किसान लोग महात्मा गांधी के साथ मिलकर के क्या किया? आंदोलन किया कि भाई अंग्रेज का विरोध करेंगे।
तो वही था बिहार किसान आंदोलन। क्या लिखा हुआ? बिहार किसान आंदोलन अंग्रेज के न्यायपूर्ण नील और लगान प्रथा के खिलाफ हुआ। लगान मतलब होता कर जो लेता था उस पर कर लेता था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाकर किसानों की समस्याओं को सामने लाया। चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, एक क्वेश्चन में चीज आ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है एग्जाम में, ध्यान देना। क्वेश्चन पता किससे करेगा? कहेगा चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो यही लिखना है, क्या क्या हुआ 1917 में। महात्मा गांधी आए, किसानों की समस्याओं को सुने और चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। किसानों से जबरन नील खेती करवाई जाती थी और उन्हें बहुत कम मूल्य मिलता था। हम बताए हैं, जबरदस्ती नील खेती करवाता था और हम बहुत कम पैसा देता था। गांधी जी के प्रयासों से सरकार को इस अत्याचार को समाप्त करना पड़ा। गांधी जी आए, जहां जहां गए गांधी वहां ला दिए आंधी। वही बड़ा खतरनाक व्यक्ति थे, है ना। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बढ़ा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई। मुख्य बिंदु क्या देखना है? चंपारण में आरंभ हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में मिला, नील खेती का जबरन खेती करवाता था, किसानों की न्याय मिला, है ना। ये सब टॉपिक देखना है। चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि रूसी क्रांति किन्हीं दो कारणों का वर्णन करे। रूसी क्रांति, रूस में क्रांति हुआ, रूस में क्रांति हुआ भाई, तो क्यों हुआ? रूस में क्रांति हुआ तो क्यों हुआ, इसका वर्णन करना है। तो एक चीज ध्यान देना, रूसी क्रांति में सबसे बड़ा भूमिका किसका रहा था? जार निकोलस द्वितीय का। जार निकोलस द्वितीय, इसमें क्या है? राजनीतिक कारण। जार निकोलस द्वितीय तानाशाह, जनता पर अत्याचार और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। जार निकोलस द्वितीय शासक था कौन? रूस में। अब पता है जार निकोलस द्वितीय क्या था? निरंकुश शासक था, जिस पर कोई नहीं लगा सकता अंकुश, उसे कहते हैं निरंकुश। निरंकुश था, वो जो बोल देता था वो क्या होता था? उसका कानून बन जाता था। जार निकोलस द्वितीय जो बोलता था वही क्या था? कानून था। फिजूल खर्ची भी करता था, जनता लोग को न्याय भी नहीं दे पाया जार निकोलस द्वितीय। तो ये के कारण बन गया भाई, अच्छा नेता नहीं था। तो ये जार निकोलस द्वितीय की तनाशाह करता था, जनता पर अत्याचार होता था, राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। आर्थिक कारण, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों को दयनीय स्थिति, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, किसानों का दयनीय स्थिति हो गए, किसान लोग कर के बोझ से दब गए, बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूर से ज्यादा देर तक काम कराया जाता था, काम अधिक करवाया जाता था, वेतन कम मिलता था, और किसान लोग कर्ज के बोझ से क्या थे? दबे हुए थे। इन कारणों से जनता ने विद्रोह किया और लेनिन के नेतृत्व में नई समाजवादी सरकार बनी। इस क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। एक लेनिन है, बड़ा ही समाजवादी व्यक्ति था, और रूस क्रांति में, रूस को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी का रहा? लेनिन का रहा। नई आर्थिक नीति लाई लेनिन इस फ्रांस क्रांति के बाद। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तानाशाही शासन था, गरीबी और शोषण हुआ, लेनिन का नेतृत्व अच्छा मिला, समाजवादी शासन की स्थापना हुआ, मजदूरों का शासन आया, आम गरीबों का शासन आया, है ना। ये सब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं उसके बाद। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? राष्ट्रीय आंदोलन, इसे ध्यान देना, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, सोचना, याद कीजिए, अगर जो हम लोग आजादी से पहले रहते, उस समय अंग्रेज हमारे देश में रहता, तो हम लोग क्या करते? तो उस समय समाचार पत्र की भूमिका बहुत ज्यादा थी, समाचार पत्र की भूमिका बहुत ही ज्यादा थी। समाचार पत्र बताता था कि अंग्रेज लोग भारत वाले लोगों के साथ कैसे अत्याचार कर रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की वह घटना जिसमें दर्शाया गया कि कैसे जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने क्या किया? गोली चलवाया। रॉलेट एक्ट कानून, काला कानून, जिसे बिना सुनवाई का कैसे अंग्रेजी लोग गिरफ्तार कर लेता था भारतवासियों को, ये सब चीज आया।
समझने वाली चीज है। अगर अखबार नहीं होता, प्रेस नहीं होता, तो क्या जनता लोग सच्चाई जान पाती? प्रेस में ऐसा ऐसा वक्त लिख देता था, ऐसा सब कभी ऐसा ऐसा चीज लिख देता था, इसको देखता था भारतवासी लोग, तो उसका क्या होता था, मेजबा पेजबा नियर हो जाता था। बड़ा दर्दनाक था। समझ में आ रहा ना? तो अब देखना है क्वेश्चन में क्या कर, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। ठीक है, ये ध्यान दो इधर, क्या इधर ध्यान दो। इसमें क्या है, भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को जनता के बीच फैलाने में अहम भूमिका निभाई। अखबारों ने अंग्रेजों के अत्याचारों का पर्दाफाश किया, अंग्रेज लोग क्या क्या करता है उसका पर्दाफाश किया, और आजादी की भावना जगाई। और क्या किया, लोगों में आजादी की भावना जगाई। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और यंग इंडिया जैसे पत्रों ने लोगों को संगठित किया। ये सब पत्र जो था लोगों के बीच में जनता का आवाज जो था उसको उठाया और भारतवासियों को राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। अब वास्तविकता बताएगा अंग्रेज लोग कैसे हमारे दूसरे देश से आकर के हमारे देश में ही और हम ही पे अत्याचार कर रहा। प्रेस ने सत्य, अहिंसा, देशभक्त का संदेश दिया, जिससे जनता आंदोलन में जुड़ी और जनता को क्या किया, राष्ट्रवाद के प्रति जगाया, और जनता क्या हुआ, अधिक से अधिक आंदोलन में भाग लिया और देश को स्वतंत्रता करा पाया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति होने में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रहा है। जन जागरण का माध्यम था प्रेस। अंग्रेजी नीतियों का आलोचना किया, आजादी का प्रचार किया, गांधी के विचारों को प्रसार भी किया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अभी हम पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग आएंगे, तो उसमें बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।